थर्मोडायनेमिक्स मेनली डील करता है कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, ठीक है। वो रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी से डील करता है कि अगर वो रिएक्शन हो रहा होगा या नहीं होगा, वो खुद होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। वो कैसे पता करते हैं स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा? कौन सा क्राइटेरिया होता है स्पॉन्टेनिटी जानने का? डेल्टा जी निकाला जाता है, वहाँ गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में हम लोग बात करते थे, याद है फ्री कि? टेरिया। हाँ, हेलो। तो अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ तो। लेस देन 0, नेगेटिव। हाँ, तो डेल्टा जी लेस देन 0 होता है तो स्पॉन्टेनियस है। और अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो गया, पॉजिटिव वैल्यू हुआ, तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ये चीज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, जो कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रहा होगा या नहीं होगा उसके बारे में डील करता है। काइनेटिक्स में मेनली क्या होता है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो वो कितने स्पीड से हो रहा है, या रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कितने तेजी से रिएक्टेंट खत्म होते जा रहा है और कितने तेजी से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो रेट क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे डील करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। तो केमिकल काइनेटिक्स में मेनली हम लोग डील करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एंड रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कि अगर कोई भी रिएक्शन वो कितने स्टेप में होता है। कुछ कुछ रिएक्शन होता है कि सिंगल स्टेप में, एक ही स्टेप में हो जाता है, तो उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। और कोई भी रिएक्शन होता है कि वो एक से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो एक्चुअली वो एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, उसका रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो वो भी डील किया जाएगा केमिकल काइनेटिक्स में। तो ये तीन चीज इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं हम लोग कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, दूसरा कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा, और तीसरा रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे लिखना है, ठीक है। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे हम लोग अगर रिएक्टेंट के टर्म में बात करोगे, जैसे मान लो कोई भी जनरल रिएक्शन ले रहा है, आर है, रिएक्टेंट आर से डिनोट कर रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो एट टाइम T1 ले लेते हैं, T1 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ अज्यूम करते हैं R1 है, ठीक है। पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं, T इक्वल टू जीरो पे, T इक्वल टू जीरो पे इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं R0 है, ठीक है। अब T इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट का कोई कंसंट्रेशन होगा क्या, बताओ तो। T इक्वल टू जीरो, जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, ठीक, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा उस समय, जीरो होगा, 0। ठीक है। अब T इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं, T इक्वल टू 1 पे क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ R1 हो गया और ये प्रोडक्ट भी धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गया है, तो ये P1 है। T इक्वल टू 2 पे हम लोग मान लेते हैं ये R2 है और ये इसका कंसंट्रेशन चेंज हो गया P2। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं हम लोग कि T1 जो है ये T2 से, सॉरी, ये T2 जो है ये T1 से ग्रेटर है, मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है प्रोग्रेसिवली नीचे जैसे जैसे आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ग्राफिकली अगर प्लॉट करना चाहें, ठीक है, तो ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हैं, अगर हम लोग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में बात करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाई एक्सिस पे है, और वर्सेस अगर टाइम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताओ तो। डिक्रीज डिक्रीज होगा। होगा, तो ये टाइम टाइम के साथ ये इसका कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा, ये ऐसे डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट के टर्म में, इसी तरह अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रहा है और वर्सेस टाइम ड्रॉ कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, टाइम के साथ ये ग्राफ इंक्रीज होगा, मतलब T इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो था, ठीक है, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा और उसके बाद प्रोग्रेसिवली ये क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो ये चीज देखना है ग्राफिकली हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे, और भी ग्राफ्स फर्दर जब आगे बढ़ेंगे तो और भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर का ग्राफ आएगा, ठीक है, तो वो सब आगे देखना है। तो ये जनरल अगर यहाँ पे हमको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है ग्राफ के थ्रू अगर बताना है, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ये टाइम T1 है और इस समय जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था ये R1 है, ठीक है। और यहाँ पे T इक्वल टू T2 पे
इसका कंसंट्रेशन हो गया R2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के टर्म में बता सकते हैं, रिएक्टेंट के टर्म में भी बता सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म में भी। तो प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे पहले रिएक्टेंट के टर्म में बता रहे हैं, तो अगर हम लोग रिएक्टेंट का रेट लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन। ठीक है, यही होता है रेट ऑफ रिएक्शन, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कितना चेंज हो रहा होगा और उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट बात कर रहे हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे बताओ। यहाँ पे कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन था R2 और इनिशियल कंसंट्रेशन जैसे ले रहा है R1। ठीक है, माइनस R2 माइनस R1 हो गया, बाय टाइम टेकन इसमें कितना लग रहा है, T2 माइनस माइनस T1 लग। ठीक है, तो ये हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में बात कर रहे हैं। इसी तरह प्रोडक्ट के टर्म में अगर बात करेंगे, तो प्रोडक्ट के टर्म में बात करोगे तो यहाँ पे देखो टाइम T1 पे मान लेते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ P1 है, और T2 पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहाँ पे कुछ P2 है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट स्मॉल r का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के टर्म में हम लोग वही लिख देंगे P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ पे देखोगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट जब हम लोग लिख रहे हैं, तो ऊपर वाला जो ये वैल्यू है R2 माइनस R1, डेल्टा R जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, डेल्टा चेंज बोलते हैं, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा बताओ तो। R2 माइनस R1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, निगेटिव। नेगेटिव होगा, क्योंकि R2 का वैल्यू जो होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है टाइम के साथ कम होते जाएगा, तो R2 जो है ये लेस देन है R1। ठीक है, ये ग्राफ से भी दिख रहा होगा, R2 का वैल्यू R1 से कम है, तो ये वाला वैल्यू जो आएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट के केस में P2 माइनस P1 करोगे तो P2 ग्रेटर देन P1 है, तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर जो है ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो ये वैल्यू नेगेटिव आता है, इसीलिए हम लोग इसके आगे सामने एक आगे माइनस साइन लगा देते हैं, क्योंकि अगर जब भी हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में लिखोगे ना, तो रिएक्टेंट के टर्म में तो हमेशा चेंज डेल्टा R जो निकालोगे ये वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये डिफरेंस तो टाइम के साथ तो फाइनल कंसेंट्रेशन कम ही होते जाएगा ना, तो रिएक्टेंट के टर्म में जब भी लिखोगे तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके आगे हम लोग माइनस साइन लगा देते हैं, ताकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव वैल्यू हमको मिले। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू इसलिए क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये तो पॉजिटिव ही होगा ना, रेट नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जब रिएक्टेंट के टर्म में लिखोगे तो आगे माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आने वाला है, तो आगे माइनस लगा देंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसको हम लोग माइनस डेल्टा R से भी डिनोट कर सकते हैं, माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T, ये रिएक्टेंट के टर्म में हो गया, और यहाँ पे प्रोडक्ट के टर्म में तो ऑलरेडी प्लस ही आएगा, तो प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T, ये प्रोडक्ट के टर्म में आ गया रेट। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करते जाओ। कर लिए सर। चलो, तो ये एक्चुअली जो है हम लोग अभी जो रेट ऑफ रिएक्शन वाला फॉर्मूला लिखे हैं, ये एक्चुअली एवरेज रेट डिटरमाइन कर रहा है। एवरेज रेट मतलब क्या हुआ कि किसी दो पॉइंट के बीच में कितना रेट रहा होगा। ठीक है, दो टाइम के बीच में कितना रेट रहा होगा, ये एवरेज है। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे तुमसे अगर रेट पूछ दिया गया, ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर रेट पूछ दिया गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा, इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए ये तो पढ़े ही हो गए, हमेशा उसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग निकालते हैं। जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो रिएक्टेंट के टर्म में ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ ये रिएक्टेंट है और वर्सेस टाइम है। ठीक है, तो मान लो इसी एक टाइम टी पे तुमसे इस टाइम पे पूछ दिया इंस्टेंटेनियस रेट क्या है,
तो आर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग लिख रहे हैं तो माइनस डी आर बाय क्या कर देंगे हम लोग डी टी, मतलब आर को डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। या फिर प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है तो प्लस डिफरेंशिएट कर देंगे प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो माइनस, ये रिएक्टेंट का जब भी लिखना है हमको रेट तो आगे माइनस साइन लगाना है, क्योंकि ये वाला वैल्यू नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। तो आगे माइनस साइन लगा दोगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस डी आर बाई डी टी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हो गया, और माइनस सॉरी प्लस डीपी बाई डी टी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस रेट हो गया और ऊपर एवरेज रेट हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में देख लेना पहले इंस्टेंटेनियस पूछा गया या एवरेज पूछा गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। हो गया, यस सर। लिख लिया ना? हाँ सर। चलो अब देखो, कोई भी अगर मान लो जनरल इक्वेशन अगर हम लोग ले लें, कोई जनरल रिएक्शन, ठीक है, जनरलाइज करके इसको लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। अभी तो यहाँ पे कोई स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आ रहा था, ठीक है। अभी सिंपली हम लोग आर और पी ले लिए थे, दोनों जगह कोफिशिएंट क्या था, 1 1 था। लेकिन अगर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा उस केस में हम लोग कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि जैसा जनरल केस ले रहा है, ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन ले रहा है जनरल, जैसे ए प्लस बी बी, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन अगर नहीं दिया होगा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेट लिखने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए तुमको बैलेंस्ड इक्वेशन पता होना चाहिए, अगर दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले बैलेंस कर लोगे, ठीक है। तो ये कोई जनरल रिएक्शन लिखे हुए हैं, रिएक्टेंट यहाँ पे ए और बी है और ये दोनों मिलकर सी और डी फॉर्म कर रहा है। इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग रिएक्शन आर ए के रेस्पेक्ट में, हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हम लोग इंडिविजुअली लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट ये सारा एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, दोनों सबके रेस्पेक्ट में हम लोग इंडिपेंडेंटली रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो अगर रिएक्टेंट यहाँ पे पहला रिएक्टेंट ए है, इसके रेस्पेक्ट में अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो इसका जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल आ जाता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट है तो क्या, थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करिए, नहीं समझ में आया। इंडिविजुअली मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग लिखते हैं ना वो इंडिपेंडेंटली लिखते हैं, मतलब जितने भी रिएक्टेंट होंगे उन सब के लिए अलग अलग आएगा और जितने भी प्रोडक्ट होंगे उन सब के लिए इंडिविजुअली हम लोग लिख सकते हैं। अभी लिख के बता रहे हैं फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट के टर्म में अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो आगे हमको क्या लगाना है, माइनस साइन लगाना है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आगे माइनस साइन लगाना है। अब देखो जो इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ए का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ए, तो -1 बाय ए और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt, ठीक है। तो ये ए के रेस्पेक्ट में हो गया। इसी तरह मान लो अगर हमको बी के रेस्पेक्ट में लिखना है तो इक्वल टू, ये सारे इक्वल होंगे क्योंकि सबसे रेट ऑफ रिएक्शन ही मिल रहा है हमको, ठीक है। तो सबसे रेट ऑफ रिएक्शन आर का ही वैल्यू निकलेगा, इसीलिए हम लोग इंडिविजुअली सबके लिए लिख सकते हैं। अब बी के रेस्पेक्ट में लिखना है तो बी भी रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन आएगा, तो -1 बाय बी इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम dv बाय dt, ठीक है। अब अगर सी के रेस्पेक्ट इक्वल टू, अगर सी के रेस्पेक्ट में लिखना है हमको तो प्लस सी तो लिखेंगे। हाँ तो प्रोडक्ट है तो आगे यहाँ प्लस ही आएगा और ये आ गया 1 बाय सी डी सी बाय dt, ठीक है। इक्वल टू अगर डी के रेस्पेक्ट में लिखना है तो ये भी प्लस आएगा, प्रोडक्ट है तो ये आ गया 1 बाय डी 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 बाय dt, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग सबके रेस्पेक्ट में जितने भी रिएक्टेंट और जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबके रेस्पेक्ट में इंडिविजुअली लिख सकते हैं। यहाँ पे बस ये ध्यान देना कि
रिएक्टेंट होगा तो आगे माइनस साइन यूज करना है और प्रोडक्ट होगा तो प्लस। तो इसके लिए तुमको बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ रहना जरूरी है। अगर बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं दिया होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन का फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको हमेशा हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। और यहाँ पे ये टर्म समझो, यहाँ पे माइनस डी ए बाई डी टी जो है, माइनस डी ए बाई डी टी एक्चुअली क्या चीज बता रहा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि ए जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालो, किसका वैल्यू निकालोगे? माइनस डी ए बाई डी टी। ये पूरा वैल्यू जो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिनोट कर रहा है। इसी तरह माइनस डी बी बाई डी टी किसको डिनोट कर रहा है? बी का भी क्या हो रहा है धीरे धीरे? डिसअपियर ही होगा ना। तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या हो गया? बी। ठीक है, चलो अब प्लस डीसी बाई डी टी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ तो? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। हाँ, तो ये हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट डिसअपियर नहीं होगा, वो फॉर्म होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। इसी तरह प्लस डी डी बाई डी टी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये सारे आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये सारा यहाँ पे इक्वल है और सभी मिलके रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए यही बता रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम लोग इंडिविजुअली हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में उसको डिफाइन कर सकते हैं। सर तो उसके कोएफिशिएंट से यहाँ पे डिवाइड नहीं किए? कहाँ पे? रेट ऑफ। कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तब तो वो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा हमको। ओके सर, ओके। ठीक है, कोफिशिएंट से अगर डिवाइड कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। ओके ठीक है, सर, गॉट। चलो तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके ऊपर बनाओ, लिख लियो सब लोग इसको। हेलो, हाँ सर। हो गया ना? रुकिए चलो सर, लिख रहे थे। लिखो, जल्दी लिखो। जो लिख लिया हो, ये क्वेश्चन दे रहे हैं उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दिया हुआ है 4NH3 प्लस 5O2, ये बन रहा है, सॉरी 4NO और प्लस 6H2O। ठीक है, पूछा क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द रेट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ कंजम्पशन या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस दोनों सेम चीज है। ठीक है, इज 3 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ O2, rate of formation of NO and water. Also calculate the rate of reaction. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो बताया उसी के ऊपर। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा। यूनिट देखो मोल पर लीटर पर सेकंड, ये समझ में आ रहा है सबको क्या? क्योंकि देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ऊपर डीए बाई डी है, तो डीए क्या है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ही बता रहा है ना। तो कंसेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर होता है। ठीक है, और बाई dt है, तो बाई dt से डिवाइड करोगे तो वो पर सेकंड, dt टाइम तो यूनिट होगा सेकंड में ही, तो इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन का,
मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रखना। लिख लिए क्वेश्चन सब लोग? तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन बताओ। एक और क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। हेलो, हाँ सर। यस सर। दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन वो है, वो बनाओ। फिर दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर पहला क्वेश्चन का आंसर 0.75 ठीक है, बना लो, सारा पार्ट बना लो, उसके बाद ठीक है, जो पहला बना लिया वो दूसरा बनाओ, सेकंड। पहला बन गया सबसे? फर्स्ट वाले में किसी को डाउट है? बताओ, डाउट है तो बोलो, एक बार बता देते हैं। हेलो, हाँ सर। डाउट है फर्स्ट वाले में? हाँ सर, डाउट है। मतलब सब आंसर निकाल। क्या आया बताओ तो आंसर। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ O2 कितना आया? सेम आ गया ना, सेम आएगा ना सर? सेम आ जाएगा। चलो यहाँ देखो एक बार फिर से, पहले लिख दे। सबसे पहले इक्वेशन लिख लो जैसे लिखने बताया है ना। हाँ बोलो। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ O2 3.75 into 10⁻³ आएगा। हाँ, 15/4 into 10⁻³ ठीक, ठीक है, क्लियर है ना? तो ऐसे ही हो जाए। देखो एक बार सॉल्यूशन एक बार देख लो सब लोग। पहले वाले को कर रहे हैं, तो पहले वाले में देखो जो रिएक्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का ट्राई करते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पहले NH3 के टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे? -1/4 dNH3/dt होगा, इक्वल टू O2 के टर्म में -1/5 dO2/dt। NO के टर्म में क्या आ जाएगा? 1/4
dNO/dt, और H2O के टर्म में क्या हो जाएगा, +1/6 dH2O/dt। इसमें किसी को डाउट? नो सर। ये लिखने में, चलो तो ये लिख लिया तो उसके बाद तो आ ही जाएगा। कंपेयर, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अमोनिया दिया हुआ है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अमोनिया, तो अभी यहाँ देखो रेट ऑफ कंजम्पशन मतलब ये वाला टर्म डिनोट करता था रेट ऑफ कंजम्पशन, -dA/dt ये रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए था। तो उसी तरह यहाँ पे लिखोगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमको -dNH3/dt, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻³ और यूनिट इसका छोड़ दो, यूनिट बाद में लिख देना, मोल पर लीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये -dNH3/dt का इतना वैल्यू है। ठीक है, अब कंपेयर करके अब निकालना तुमको क्या है, पहले पार्ट में निकालना कैलकुलेट द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ O2, तो मतलब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है हमको, -dO2/dt, यही है ना, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ O2, यस सॉरी सर। यहाँ तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ O2, तो -dO2/dt इसका वैल्यू निकालना है। तब इसका वैल्यू निकालने के लिए जो दिया हुआ है और जिसका निकालना है, इन दोनों को कंपेयर करोगे, इन दोनों से कंपेयर करके निकालो कितना आ रहा है। 5/4 15/4 into 10⁻³ हाँ, इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये वाला वैल्यू तो हमको दिया हुआ है ना, -dNH3/dt, ये यहाँ पुट कर दो, और ये 5 इस साइड भेज दोगे तो क्या आ जाएगा ये, और 5 × 3 ये आ जाएगा 15/4 × 10⁻³ यही आ गया, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? देखो अभी भी डाउट है तो पूछो। हेलो, हो गया सर। चलो अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO उसी तरह निकाल लोगे ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO मतलब क्या पूछा गया तुमसे, यस प्लस सर। डी, हाँ dNO/dt इसका वैल्यू पूछा गया। तो dNO/dt अगर पूछा गया है तो हमको इन, अब O2 भी आ गया और ये भी आ गया है, तो किसी दो को लेके कंपेयर कर सकते हो। तो dNO/dt ये कितना आ जाएगा बताओ तो, ये तो उतना ही रह जाएगा, 3 × 10⁻³ यस सर। ठीक है, और dH2O/dt रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना आ जाएगा बताओ, dH2O/dt ये कितना आया है, 18/4 into 10⁻³ हाँ ये -3 18/4 × 10⁻³ ठीक है, यूनिट लिख लेना, यूनिट सबका सेम ही रहेगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। और फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालना था, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कोई एक वैल्यू ले लो, रेट ऑफ रिएक्शन तो किसी एक का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं ना, तो जैसे अमोनिया वाला यूज कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3/4 into 10⁻³। हाँ तो वन, रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू हो जाएगा 3/4 × 10⁻³ ठीक है, किसी का वैल्यू किसी को यूज करके निकालोगे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेट सबके रेस्पेक्ट में डिफरेंट आ जाएगा, सब कोई भी यूज करके करो वो वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्या आ जाएगा 3/4 × 10⁻³ ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अब भी, अब क्लियर हो गया ना सबको? हेलो, यस सर। चलो तो जिसका हो गया दूसरा बनाए क्या कोई, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो जो पहला हो गया तो। सर -3.92 आ रहा है, मतलब 3.92 आ रहा है pH। चेंज इन pH, नहीं 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 5.3 ना, 5.7 है आंसर, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार।
लॉग वॉग का अच्छे से कैलकुलेशन चेक करो, 5.7 है। हाँ सर 5.7। हाँ आ गया। यस। ठीक है, और बनाने दो सबको। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है ये 1 मिनट में दिया हुआ है, और तुमसे चेंज इन पीएच जो पूछा गया है ये 1 सेकंड में पूछा गया है। ठीक है, तो डिवाइड करना होगा हमको 60 से। और बना क्या किसी से? हेलो, बना या बताना होगा, बोलो। बताइए सर। नहीं बन रहा है। देखो बनाया इसमें एक्चुअली देखो चेंज इन पीएच निकालना है, तो पीएच में चेंज कब होगा? यहाँ पर रिएक्शन देख के क्या लग रहा है कौन चेंज इन पीएच को इम्पैक्ट करेगा? चेंज इन पीएच होने के लिए क्या होना चाहिए? आइदर कंसेंट्रेशन OH माइनस का चेंज होना चाहिए या H प्लस का चेंज होना चाहिए, तभी तो पीएच चेंज होगा ना। यहाँ पे OH माइनस दिख रहा है क्या रिएक्शन में? नो। तो यहाँ H प्लस दिख रहा है, तो जो भी चेंज इन पीएच होगा वो किसकी कंसेंट्रेशन में चेंज होने की वजह से होगा? H प्लस। तो पहले निकाल लो कि H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा होगा उतने टाइम में, 1 मिनट में कितना चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन चेंज अगर हमको पता चल गया तो उसका तो नेगेटिव लॉगरिथम ले लोगे तो वो तो पीएच दे देगा ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना थोड़ी है। ठीक है, चलो देखो एक बार सॉल्यूशन 2। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि Br माइनस का कंसेंट्रेशन चेंज हो रहा है, वो दिया हुआ है। मतलब ये माइनस dBr बाई dt, ये चेंज इन कंसेंट्रेशन इसका दिया हुआ है 10⁻⁻⁴ मोलर। इतना चेंज हो रहा है इन 1 मिनट में चेंज हो रहा है। तो 1 मिनट में अगर दिया हुआ है हमको 1 सेकंड में पता करना है, तो ये तो बाय 1 मिनट है, तो 1 मिनट को क्या कर देंगे सेकंड में बदलने के लिए ये 60 सेकंड लिख देंगे। ठीक है, तो इसका चेंज इन कंसेंट्रेशन कितना हो गया? 10⁻⁻⁴ मोलर पर सेकंड आ गया। क्लियर है? अब हमको इसको रिलेट करना है हाइड्रोजन से, क्योंकि हमको H प्लस का चेंज निकालना है। तो H प्लस का क्या? तो बाई इस 6। हाँ, तो इसको रिलेट कर देंगे तो देखो ये हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ Br। क्या हो जाएगा? -1/5 dBr माइनस बाई dt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? -1/6 d H प्लस बाय dt। ठीक है, हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि H प्लस का कितना कंजम्पशन हो रहा होगा पर सेकंड में। तो हमको निकालना है -dH/dt का वैल्यू। तो -dH/dt का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो? ये क्या हो गया? 6/5 इंटू 10⁻⁻⁴। यही तो हो गया ना, मोलर पर सेकंड। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को यहाँ तक? अच्छा, वहां 60 भी बचा था। ठीक है, चलो 6/5 इंटू 10⁻⁻⁴/60 बाय 60, सॉरी यहाँ 60 छूट गया था। ठीक है, वही कोई बोल डाउट है? रहे हाँ हैं चलो, सर। तो यहाँ तक कोई डाउट है? तो इसको हाँ कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁵ यही हो जाएगा ना, 0.2 इंटू 10⁻⁵ मोलर पर सेकंड। ठीक है,
तब ये हमको चेंज इन H+ का हमको पता चल गया कि H+ का कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है पर सेकंड। तो H+ का कंसंट्रेशन जो है ये चेंज हमको पता चल चुका है। अब अगर हम लोग pH निकालना है, चेंज इन pH निकालना है, तो चेंज इन pH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ले लेंगे, माइनस लॉग इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+। कि H+ का कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है, तो माइनस लॉग H+ का कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है, ये 0.2 इंटू 10⁻⁻5। बस इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। लॉग तो सॉल्व किया हो ना, आयनिक पढ़ चुके हो, बताओ जल्दी करके। सारा वैल्यू तो पता है ना, log2 का वैल्यू यूज होगा यहाँ पे। log2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3, ठीक है, और log10 का वैल्यू तो 1 होता है। कितना आ जाएगा आंसर देख लो, सबका आंसर ये आ जाएगा 5.7 आ जाएगा चेंज इन pH आंसर। कैलकुलेट करके देख लो, आ रहा है क्या 5.7? हेलो, हो Yes, गया? sir. कैलकुलेट करो जल्दी से। फोर 4.7 ना। अरे यार अच्छे से कैलकुलेट करो, लॉग भी 5.7 आएगा। आयनिक में किए होगा ना ये सारा कैलकुलेशन, तो बहुत सारा किए हो, आयनिक वाला ही यूज हाँ। करो, उसमें 5.7 आएगा। और किसी का आया क्या आंसर? 5.6 5.6 5.7 आ जाएगा, एग्जैक्ट 5.7। हाँ आ गया सर। आ गया ना? चलो क्लियर है ना सबको? और कोई डाउट है इसमें? आगे सर 5.7 आ गया ना 5.7? यस सर आ गया। चलो ठीक है। अभी भी डाउट है? सबका क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? देख लो, एक्चुअली यहाँ पे चेंज इन pH निकालना है। pH मतलब कैसे पता चलेगा? pH में चेंज होने के लिए यहाँ H+ का चेंज हम लोग निकाल लिए, कितना हो रहा है पर सेकंड में, और उसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लिए। तो नेगेटिव लॉग ले लोगे तो वो चेंज इन pH बता देगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिख लियो सब लोग इसको। यस सर। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखना, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हम लोग लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। फिर बोल रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है तो फिर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको बैलेंस करके लिखेंगे पहले, ठीक है, तभी रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया जा सकता है। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर पूछ रहा है तो वो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता। ये चीज ध्यान देना कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये दो चीज अगर तुमसे पूछा जाए तो ये डज नॉट डिपेंड ऑन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, डज नॉट डिपेंड, क्योंकि ये चीज अगर हम लोग निकाल रहे थे रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो इसमें स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे थे क्या हम लोग? बोलो। नो सर।
नहीं, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जब रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बोला जाए तो वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन वाला सिर्फ डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्कूल में चल रहा है क्लास तुम लोग का? हेलो, यस नहीं करते हैं सर। सर स्कूल में करते ही नहीं हो क्लास? अटेंडेंस क्या होता है? हम लोग स्कूल नहीं करते हैं सर। साइड अच्छा, में तुम लगा लोग के सब नॉन स्कूलिंग हो क्या? हाँ, नॉन अटेंडिंग। सही है तुम लोग का। अब बाकी लोग जो स्कूलिंग वाला है वो लोग कर रहा है? साइड वो में लोग लगा के बैंड बजा हुआ रहता है नहीं हमेशा। करते सर। यस सर करते हैं। करते हो? पढ़ाई लिखाई हो रहा है स्कूल में? स्कूल में तो हो गया होगा ना ये चैप्टर? यस सर 2 चैप्टर आगे चल गए। यस सर। तो समझ में तो आ गया होगा? नहीं सर। नहीं आया? है। कुछ नहीं सर। मतलब क्लास फिर क्यों करते हो जब समझ ही नहीं आता है तो? अटेंडेंस। हर एक अटेंडेंस बढ़ाना पड़ता है। हर एक पीरियड में अटेंडेंस होता है। यस सर। यस सर हर पीरियड में। और क्या बोला है, स्कूल खोलेगा कि नहीं इस साल? पता नहीं, नहीं। नवंबर के अराउंड बोल रहा था। नवंबर? यस सर। अब नवंबर में स्कूल आके क्या करोगे यार? तो खत्म हो गया साल पूरा। प्री बोर्ड मिलेगा सर। रिमोट लेगा। हाँ, प्री बोर्ड लेगा। प्री बोर्ड। अच्छा, प्री बोर्ड अभी एग्जाम तो हो रहा होगा ना तुम लोग का स्कूल में? यस सर हो रहा यस सर ऑनलाइन हो रहा है। अच्छा, ऑनलाइन सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता होगा, सब्जेक्टिव तो होता यस नहीं सर होगा। ऑब्जेक्टिव। हम्म, क्या करोगे इस साल स्कूल? हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है ना? चलो ठीक है। तो स्कूल में कितना एग्जाम हो गया अभी? पहला तो हो गया होगा, हाफ ईयरली हो गया? यस सर सर मंडे अभी टेस्ट तक चल 3 ले चुका है। रहा है, अच्छा, सैटरडे टेस्ट मंडे टेस्ट भी चलता है अभी? वही चल रहा है सर। अच्छा, तो हर मंडे होता है? तो उसका नहीं सर, मार्क्स सैटरडे लेता है। तो मार्क्स तो तुरंत मिल जाता होगा ना? यस सर, 20 मार्क्स का होता है। हम्म, चल ठीक है, लिख लिया इसको यहाँ तक सब लोग? यस सर। चलो यस सर लिख लिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं इसमें, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है रेट ऑफ रिएक्शन से डिफरेंट है। इससे भी रेट ऑफ रिएक्शन ही आएगा, ठीक है, लेकिन उसको डिफरेंटली हम लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कैसे इसके थ्रू लिखा जाता है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, ये देखो, इसमें हम लोग इट गिव्स ऐसे लिख सकते हैं कि इट गिव्स ए रिलेशन बिटवीन the rate of reaction and concentration of reactants, ठीक है। ये चीज ध्यान देना कि इसमें जो है रिलेशन मिलता है, ये रिलेट करता है, जैसे वहां पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो लिख रहे थे उसको हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख रहे थे और प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख रहे थे, ठीक है। सबके लिए अलग अलग था इंडिविजुअली,
यहाँ पे क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है ये रिलेट करता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। ठीक है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये एक्चुअली एक रिलेशन प्रोवाइड करता है रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन के साथ कैसे रेट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ कैसे रेट चेंज होगा उसको ये रिलेट करता है। ठीक है, तो जैसे मान लो यही रिएक्शन है A प्लस ए और ये ए बी बी और ये सी प्लस डी डी, ये जनरल इक्वेशन यही ले रहे हैं। तो एक्चुअली रेट लॉ एक्सप्रेशन से क्या आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये रिलेशन लिखने का है कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट का आएगा। ठीक है, रिएक्टेंट से ही रिलेट किया जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहाँ पे दो है, एक ए है और एक बी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर m इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू पावर n। ठीक है, तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। यहाँ m और n क्या है, वेयर m एंड n, चलो इसको अलग ही लिख देते हैं। ठीक है, m क्या है यहाँ पे, ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a, एंड n क्या है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि एक्चुअली ऑर्डर क्या है, m और n ये ऑर्डर क्या होता है। यहाँ पे ध्यान देना कि ये हम लोग स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखे हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इसका a था बट यहाँ पे हम लोग m लिखे हैं, यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट b था, यहाँ पे n लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अलग ही अलग होता है, वो सेम चीज नहीं है वहां पे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। m और n यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a m हो गया और n हो गया ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b। अब एक्चुअली ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ऑर्डर क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, ऑर्डर के थ्रू हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, ऑर्डर ये बताता है कि किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम लोग चेंज करने से रिएक्शन के रेट में कितना चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसे हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर m और B पे पावर n। ठीक है, चलो इसको पहले हम लोग ऐसा कर लेते हैं। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर यहाँ से हटाएंगे ना तो एक कांस्टेंट आता है k, कांस्टेंट आएगा k और ये A पे पावर m और B पे पावर ये n हो गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ जो k आता है इसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट, k जो आया है ये बोला जाता है इसको रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पहले इतना लिख लो फिर बताते हैं ऑर्डर क्या होता है। लिख लिए इतना। Yes, sir. चलो यहाँ पे ध्यान दो, ऑर्डर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं सिर्फ एक रिएक्टेंट वाला। जैसे मान लो ये A से कन्वर्ट हो रहा है, ये A है और ये जा रहा है B और B में। ठीक है, यहाँ पे A जो है हमारा रिएक्टेंट है, ये सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर कर रहा है, और B यहाँ पे प्रोडक्ट है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो इसके लिए अगर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर m। ठीक है, m यहाँ पे क्या है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो गया A, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी यही होगा। तो R इज इक्वल टू k इंटू A पे पावर m। ठीक है, अब यहाँ एक्चुअली ऑर्डर, ऑर्डर का सिग्निफिकेंस क्या है, ऑर्डर मतलब एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऑर्डर कहीं भी हम लोग रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जाता है ऑर्डर। ठीक है, वो ऑर्डर या तो तुमको क्वेश्चन में पहले से पता होगा या गिवन होगा। ठीक है, तुमको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दिया होगा जिससे ऑर्डर निकाल सकते हैं हम लोग। तो ऑर्डर का वैल्यू देख के हम लोग नहीं बता सकते। जैसे मान लो
बहुत सारे ऑर्डर होता है, ऑर्डर 0 होता है, ऑर्डर 1 होता है, ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर m का वैल्यू 1 हो गया, m का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर क्या हो गया, a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया, 1 है, ठीक है। तब a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो इसको हम लोग k इंटू a पे पावर 1 लिख दिए। अब ये एक्चुअली देखो, अगर a पे पावर 1 लिखेंगे तो a पे पावर 1 a ही रह जाएगा, तो इस केस में रेट जो है r है। अब मान लेते हैं कि हम लोग A का जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर दिए। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या कर दिए हम लोग, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। तो ये कंसंट्रेशन जो हो गया ये दुगना हो गया, ठीक है, 2A कर दिए इस केस में। सेकंड केस में हम लोग क्या कर दिए, कंसंट्रेशन इसका 2 टाइम्स कर दिए। तो ये चीज ध्यान देना, अगर इसका कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर देंगे तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, रेट सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, बताओ तो। चेंज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट केस में रेट 1 है, अब सेकंड केस में R2 लिख रहे हैं, तो ये K हो जाएगा। अब A के जगह पे क्या पुट करना होगा हमको, 2A पुट करना होगा, ठीक है। और ऑर्डर अगर 1 है तो पावर तो 1 ही रहेगा, तो पावर 1 हो गया तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। R1 और R2 में क्या रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, बताओ तो। R2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स R1 लिख सकते हैं, हाँ, लिख सकते हैं, बोलो। लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हमको पता है कि ऑर्डर अगर 1 है, ए के रेस्पेक्ट में अगर ऑर्डर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का कंसंट्रेशन अगर हम लोग 2 टाइम्स किए तो रेट भी कितना टाइम्स चेंज हो गया, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स हो गया। यही चीज अगर आर ए के रेस्पेक्ट में मान लो ऑर्डर अगर 2 रहता, ठीक है, पावर 2 ले रहे हैं हम लोग, एम का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, तो मतलब ए के रेस्पेक्ट में अब ऑर्डर क्या है, 2 है। तब इस केस में R1 आया K इंटू ए पे पावर 2 है, ठीक है। अब इस 4 केस टाइम्स में हो जाएगा। इस केस में अगर हम लोग डबल कर देते हैं, ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए को अगर डबल कर दोगे तो इस केस में R2 का वैल्यू जो आएगा देख लो, ये 2A है ना, 2A पे पावर अब 2 हो जाएगा, इस केस में ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। मतलब यहाँ R2 का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे अब, 4 टाइम्स R1। तो मतलब अगर ऑर्डर ए के रेस्पेक्ट में अगर 2 रहता, तो इसका मतलब कि अगर उसका कंसंट्रेशन हम लोग दुगना किए तो रेट में कितना चेंज हो जाता, रेट कितने टाइम्स हो जाता, 4 4 टाइम्स। टाइम्स हो गया। यही अगर ऑर्डर 1 था तो कंसंट्रेशन वही 2 टाइम्स ही कर रहे थे, लेकिन रेट यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ। उसी तरह अगर ऑर्डर 2 है तो कंसंट्रेशन दुगना करने पे रेट 4 गुना हो जाता है। ऑर्डर अगर 3 होगा तो कंसंट्रेशन दुगना करने पे रेट कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो यही काम है ऑर्डर का। अगर ऑर्डर हमको पता रहेगा, ऑर्डर इसलिए जरूरी होता है कि ऑर्डर एम और एन यहाँ पे ऑर्डर सिग्निफाई कर रहा है। एम जो है ऑर्डर है विथ रेस्पेक्ट टू ए और एन जो है ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो ये ऑर्डर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, ये हम लोग पहले से देख के रिएक्शन देख के नहीं बता सकते हैं। ऑर्डर ये सिग्निफाई कर रहा है कि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन हम लोग चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो रेट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, तो ये चीज ऑर्डर सिग्निफाई करता है। m और n जो हो गया, यहाँ पे m जो हो गया ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a, n हो गया ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b। अगर तुमसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर पूछा जाए, ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर, दोनों को जोड़ देंगे। हाँ, तो सबका सम कर दोगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो जितने भी रिएक्टेंट होंगे वहां पे वो सबका सम कर देना है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, एक A है और एक B है, तो A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है M और B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है N, तो M प्लस N, तो ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया। और सेकंड वाले केस में अगर ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाएगा तो इसमें तो M ही हो जाएगा क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है, तो उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वही पूरे रिएक्शन का भी ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये चीज देखो, ये M और N ये जो है A और B के इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है, समझ में आया। ये अगर
ए और बी कोफिशिएंट के बराबर हो गया, इसका मतलब वो कोइंसिडेंस ही है, ठीक है, कोइंसिडेंटली बराबर हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होगा। वो ऑर्डर जो है m और n ये एक्सपेरिमेंटल आता है, वो थियोरेटिकल वैल्यू से काफी डिफरेंट है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये a और b मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है। ये m और n जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही डिटरमाइन किया जाता है। तो सर ऑर्डर को डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी? हाँ, वो डिफाइन और करेंगे, आगे बताएंगे। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी दो टर्म होता है, वो आगे जब पढ़ाएंगे ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी तो वहां पे वो डेफिनेशन दिखाएंगे। अभी बस यहाँ ध्यान दो कि ये ऑर्डर बेसिकली है क्या, ठीक है। वो डेफिनेशन आगे लिखा देंगे ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी जब बताएंगे तो, ओके सर। ठीक है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का दो तरीका हम लोग कर लिए। रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन के लिए लिखना है हमको ए ए प्लस बी बी, ये कन्वर्ट हो रहा है सी सी और प्लस डी और डी, ठीक है। तो इससे जो है पहला हम लोग शुरुआत, पहले वाला जो तरीका देखे थे, याद है ना, फर्स्ट वाला शुरुआत वाला जो तरीका बताए थे, ये इससे क्या लिखते थे, -1/a/dA/dt, हाँ ये था ना रेट लिखने का तरीका, या फिर इक्वल टू -1/b/dB/dt, ठीक है। और ये प्रोडक्ट के टर्म में 1/c/dC/dt और 1/d/dt, ठीक है। ये तो हम लोग शुरुआत में ये तरीका लिखे रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का कोफिशिएंट को यूज करके। और दूसरा हम लोग लिखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन से। रेट लॉ एक्सप्रेशन से लिखने का तरीका, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसको रिलेट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आता है क्या? नो। नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन से अगर आर लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर m और b पे पावर n, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है रेट कांस्टेंट k, और a पे पावर m और b पे पावर n, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, दोनों तरीके से हम लोग रेट लिख सकते हैं। अब दोनों का यूज आगे करना है हम लोगों को, दोनों का यूज करके आगे जब इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन डिराइव करेंगे तो वहां पे इन दोनों का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम लोग रेट डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। पहला स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करके और दूसरा रेट लॉ एक्सप्रेशन यूज करके। हो गया सर। ठीक है, ना हो गया तो एक और छोटा सा चीज है, ये लिख लो, उसके बाद आगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे, ठीक है। तो बस ये फैक्टर्स लिख लो, कौन कौन से फैक्टर्स जो है रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। बस ये थोड़ा सा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, जिसमें पहला फैक्टर क्या आ गया बताओ तो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा। दूसरा जो होता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का रिलेशन आगे हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर कैसे इसको इफेक्ट करता है। रेट कांस्टेंट को वो एक्चुअली इफेक्ट करेगा। ये जो रेट कांस्टेंट, जैसे इक्विलिब्रियम में पढ़े होगे ना, इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था वो हाँ टेम्परेचर पे डिपेंड करता था ना, तो उसी तरह यहाँ पे रेट में जो है रेट कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और रेट कांस्टेंट अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करेगा तो रेट भी क्या होगा, वो वेरी करेगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे आगे, आर्हेनियस इक्वेशन जब बताएंगे तो वहां पे टेम्परेचर का रोल क्या होता है, ठीक है। तीसरा
प्रेशर, प्रेशर का भी इफेक्ट होता है, क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे अगर मान लो सारे सॉल्यूशंस के फॉर्म में रहेंगे तो सॉल्यूशन के फॉर्म में तो हम लोग कंसंट्रेशन यूज करते हैं, लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारा गैसियस रहेगा, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर गैसेस के फॉर्म में रहेगा तो वहां पे प्रेशर के टर्म में भी हम लोग डील कर सकते हैं। समझ में आया? अगर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस के फॉर्म में है तो वहां पे Yes. कंसंट्रेशन की जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर देते हैं? पार्शियल प्रेशर, ठीक है, Partial pressure. प्रेशर के टर्म में हम लोग बात करते हैं। तो गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के केस में प्रेशर भी आ जाएगा, ठीक है। चौथा फैक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की वजह से भी रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये तो पढ़े ही होगे, बहुत सारे एग्जांपल में देखे होगे तुम लोग रिएक्शन कि शुरुआत में। हाँ बोलो। ये सब सेम उसी के तरह केमिकल इक्विलिब्रियम की तरह है। हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम की तरह है, लेकिन वहां पे एक्चुअली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड था, यहाँ पे हम लोग काइनेटिक्स वो पढ़ेंगे, रिलेशन बिल्कुल एक जैसा ही आएगा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या है? बहुत सारे रिएक्शंस देखे होगा शुरुआत में नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं तो वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है या रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाता है। रिएक्शन कैटलिस्ट यूज किया जाता है ना रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए, यस सर। ठीक है। तो ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से भी रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। फिफ्थ है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। इस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा बताओ तो? सरफेस एरिया देखो, अगर अभी सरफेस एरिया छोटा हैगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम ही आपस में कंबाइन कर रहा होगा, लेकिन यही सरफेस एरिया अगर बड़ा कर दें हम लोग तो ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर सकता है ना। मतलब इसको वॉल्यूम कह सकते हैं सर। वॉल्यूम के टर्म में हम लोग बात नहीं करते, यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रहा है वो सरफेस एरिया पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जो भी रिएक्शन हो रहा है ये सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग सरफेस एरिया के टर्म में बात करते हैं। ओके। क्लियर है ना? तो सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ते जाएगा रिएक्टेंट का, रिएक्शन का रेट भी क्या होते जाएगा? वो इंक्रीज होते जाएगा। तो ये फिफ्थ फैक्टर हो गया। सिक्स्थ होता है प्रेजेंस ऑफ लाइट। बहुत सारे रिएक्शन देखे होंगे लाइट के प्रेजेंस में होता है। अगर डार्क में कर दोगे तो वो रिएक्शन नहीं होगा, जैसे ही लाइट मिलता है वो रिएक्शन का रेट क्या होते जाता है? फास्ट होते जाता है। उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। पढ़े होंगे बहुत सारे रिएक्शंस का एग्जांपल। सेवेंथ है पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पीएच भी इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। ये सब आगे पढ़ना है कि ये कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। एट्थ है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये सब उतना डिटेल में नहीं जाना है, मेनली हम लोग को टेम्परेचर वाला पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करते जाएंगे तो उससे भी रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मेनली जो हमको डिटेल में पढ़ना है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसके रेस्पेक्ट में तो देख ही चुके हैं हम लोग। टेम्परेचर वाला पढ़ना है, प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है, कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर्स में, ठीक है। यस सर। चलो तो इतना लिख लो, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना स्टार्ट करेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, मतलब 3 तक अपने सिलेबस में है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये तीनों डिटेल में हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। लिख लिया इतना? हाँ। चलो हो गया ना सबका? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। हेलो, कोई डाउट है इसमें आज की क्लास में? बताओ। पीडीएफ ऐसे भेज देंगे, कोई डाउट है किसी को तो बोल दो। नहीं है ना? नो सर। चलो फिर तो एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है।